नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पीएटी जो 2020 होने वाली है उसके अंदर हॉर्टिकल्चर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में आगे भी आ सकते हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर पीएटी की जो फ्री रिवीजन क्लासेस चल रही है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के जो वीडियो हैं वो यहाँ पर समय समय में हम लोग आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग हॉर्टिकल्चर यानी कि AG2 का जो हमारा पार्ट है हॉर्टिकल्चर उसके क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो आपके पीएटी 2020 की एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। आइए दोस्तों बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा वो है HDP वैरायटी ऑफ मैंगो। HDP वैरायटी ऑफ मैंगो यानी कि आम की हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाली वैरायटी, या यूँ कह सकते हैं कि मैंगो की वो वैरायटी जो बहुत ही ज़्यादा ड्वार्फ यानी कि छोटी होती है, या आम की उच्च सघन रोपण वाली वैरायटी। दोस्तों अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये कि आम की वो कौन सी वैरायटी है जिसको हम लोग पास पास में लगा सकते हैं, जिसकी हाइट सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर मैंगो की जो HDP वैरायटी है दोस्तों उसका नाम है आम्रपाली। तो आपको ध्यान रखना है कि आम्रपाली जो आम की वैरायटी है वो HDP प्लांटिंग के लिए या हाई डेंसिटी प्लांटिंग या पास पास में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। और उसको कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं तो 2.5 इंटू 2.5 यानी कि 2.5 मीटर के अंतरण पर आम्रपाली जो आम की वैरायटी है उसको लगाया जाता है। और दोस्तों और चूंकि इसकी हाइट बहुत छोटी होती है इसलिए इसको आम की बोनी किस्म या ड्वार्फ वैरायटी भी हम कहते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किचन गार्डन के लिए भी बेस्ट वैरायटी है। क्योंकि किचन गार्डन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसी वैरायटी लगाई जाती है जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है। तो आपको ध्यान रखना कि HDP वैरायटी ऑफ द मैंगो, आंसर हमारा आएगा आम्रपाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर VHT ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट एक उपचार का नाम दिया है VHT जिसका फुल फॉर्म होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट। तो दोस्तों वेपर हीट ट्रीटमेंट जो कि VHT का पूरा नाम है, ये ट्रीटमेंट मैंगो यानी कि आम के अंदर अपनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि मैंगो के अंदर जो फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी होती है उसके कंट्रोल के लिए और स्टोन विविल के कंट्रोल के लिए VHT ट्रीटमेंट अपनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए और स्पेशली मैंगो के अंदर अपनाया जाता है। और VHT का पूरा नाम क्या है? वेपर हीट ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर फिंगर टिप डिसऑर्डर। फिंगर टिप डिसऑर्डर जो है ये एक व्याधि, एक समस्या है। तो फिंगर टिप नाम की समस्या कौन से फल में पाई जाती है, हमारा क्वेश्चन बनता है। फिंगर टिप नाम की समस्या बनाना यानी कि केले के अंदर पाई जाती है। और दोस्तों बनाना के अंदर, केले के अंदर फिंगर टिप की जो समस्या है उसका कारण है HDP या हाई डेंसिटी प्लांटिंग। जब हम केले के पौधों को बहुत ज़्यादा पास पास में लगा देते हैं, बहुत ही क्लोज प्लांटिंग कर देते हैं, तो पास पास में लगाने की वजह से केले के पौधे पर जो फल लगते हैं वो फल आपस में टकराते हैं जिससे फल का नीचे वाला हिस्सा खराब हो जाता है जिसको फिंगर टिप कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फिंगर टिप जो समस्या है, जो डिसऑर्डर है, जो व्याधि है वो केले की है और पास पास में लगाने या हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जो कारण है उसकी वजह से बीमारी आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रूनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। प्रूनिंग कहाँ पर अपनाई जाती है, या प्रूनिंग जिसको हम हिंदी में काट छांट भी कहते हैं, प्रूनिंग को हम लोग क्रंतन भी कहते हैं। तो क्रंतन या प्रूनिंग या काट छांट कौन से फलों में अपनाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर प्रूनिंग की जब बात की जाती है हमारे दो आंसर होना चाहिए, एक होता है बेर और एक होता है ग्रेप यानी कि अंगूर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रूनिंग की हम बात करें, प्रूनिंग या क्रंतन या काट छांट बेर में भी की जाती है और अंगूर में भी की जाती है। और बेर के ऊपर तो क्वेश्चन बनता है कि हेवी प्रूनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, यानी कि भारी काट छांट कौन से फल में की जाती है? हम कहेंगे बेर के अंदर भारी काट छांट या हेवी प्रूनिंग की जाती है। और खाली प्रूनिंग के नाम से क्वेश्चन आता है कि क्रंतन कहाँ कहाँ करते हैं, तो बेर में भी क्रंतन करते हैं और अंगूर के अंदर भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सीलेंट बहार इन गुआवा। एक्सीलेंट बहार यानी कि सबसे अच्छी बहार किसमें? गुआवा यानी अमरूद में। दोस्तों अमरूद के पौधे पर साल भर में 3 बार फूल आते हैं। तो यहाँ पर बहार जो है गुआवा के अंदर वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें से आपने अमरूद की 3 बहार के नाम भी पढ़े होंगे। एक को हम बोलते हैं अम्बे बहार, एक को बोलते हैं हस्त बहार और एक को बोलते हैं मृग बहार। तो यहाँ पर अम्बे बहार, हस्त बहार और मृग बहार, इन तीनों में सबसे अच्छी बहार कौन सी मानी गई है? दोस्तों
अमरूद की सबसे अच्छी बहार मानी जाती है मृग बहार, और मृग बहार की जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल आते हैं वो जून जुलाई में मृग बहार के अंदर फूल आ जाते हैं और उसके फल हमें नवंबर दिसंबर में प्राप्त हो जाते हैं। तो विंटर के सीजन में, ठंड के मौसम में जो बेस्ट क्वालिटी के जो अमरूद मार्केट में आते हैं वो मृग बहार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सीलेंट बहार इन गुआवा या अमरूद की सबसे अच्छी बहार कौन सी होती है? मृग बहार होती है। कब आती है? जून जुलाई में इसमें फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं और नवंबर दिसंबर में इसके फल प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीड रेट ऑफ द पपाया। पपाया यानी कि पपीता, और पपीता का बीज दर कितना होता है? सीड रेट यहां पर पूछी हुई है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि पपीता को हम लोग बीज के द्वारा प्रसारण करते हैं, या प्रोपोगेशन ऑफ द पपाया इज प्रैक्टिस बाय द सीड। तो यहां पर पपीता की बीज दर भी दो प्रकार की होती है। जो पपीता की डायोसियस वेराइटियां हैं, डायोसियस मतलब जो एक लिंगी वेराइटियां हैं, ये जो देसी किस्में, पुरानी जो किस्में हैं, उनका बीज दर 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। लेकिन जो गाइनोडायोसियस वेराइटी है, गाइनोडायोसिस वेराइटी यहाँ पर जो कि मॉडर्न जो आधुनिक जो किस्में आ रही है वो गाइनोडायोसिस वेराइटी होती है, और यहाँ पर पपाया की गाइनोडायोसिस वेराइटी की जो बीज दर है दोस्तों वो 250 से 300 ग्राम है। तो आपको ध्यान रखना है कि पपीता की बीज दर आपको दो प्रकार की याद करना है। डायोसियस की हम बात करेंगे तो 400 से 500 ग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए लगेगा, और गाइनोडायोसिस की बात करेंगे तो 250 से 300 ग्राम बीज जो है वो एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंटरनल नेक्रोसिस इन फ्रूट यानी कि फलों के अंदर इंटरनल नेक्रोसिस का कारण क्या है? इंटरनल नेक्रोसिस को हम लोग हिंदी में आंतरिक ऊतक क्षय कहते हैं। दोस्तों ये एक समस्या है जो खास करके आंवले के अंदर पाई जाती है। आंवले के अंदर अलावा ये चुकंदर के अंदर भी पाई जाती है। तो जब भी हम इंटरनल नेक्रोसिस या आंतरिक ऊतक क्षय समस्या की बात करेंगे, ये हमेशा बोरान की कमी से होता है। तो इंटरनल नेक्रोसिस या आंतरिक ऊतक क्षय जो व्याधि है, जो कि आंवले के अंदर सबसे प्रचलित है, ये बोरान की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, साइज ऑफ द कटिंग यानी कि जब हम कलम लगाते हैं, कटिंग का मतलब होता है कलम लगाना। कलम जब लगाते हैं, कटिंग जब लगाई जाती है तो उसका साइज कितना रखा जाता है? कटिंग दोस्तों, कटिंग की अगर हम बात करें, लेंथ की, लंबाई की बात करें तो लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर कलम की लंबाई रखी जाती है, जबकि परफेक्ट जो साइज है वो 22.5 सेंटीमीटर है। तो कटिंग की लंबाई कितनी होना चाहिए? 22.5 सेंटीमीटर, और उसकी मोटाई होना चाहिए पेंसिल के आकार की। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कटिंग की जब भी हम बात करेंगे, कलम की बात करेंगे, कलम की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर होती है और उसकी मोटाई जो होती है वो पेंसिल के आकार की होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अदर नेम ऑफ द टी बडिंग। टी बडिंग, देखो बडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कलिकायन, या बडिंग को हम लोग चश्मा लगाना भी कहते हैं। तो यहाँ पर टी बडिंग या टी कलिकायन जो होता है उसका एक और नाम क्या है दोस्तों? टी बडिंग को हम लोग शील्ड बडिंग भी कहते हैं। तो ये बडिंग या कलिकायन या चश्मा लगाने की जो विधि जो खास करके हम बात करें तो टी बडिंग रोज यानी गुलाब में अपनाई जाती है। तो टी बडिंग का एक और नाम क्या है? शील्ड बडिंग। तो टी बडिंग को शील्ड बडिंग भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एरोमा इन बनाना। एरोमा यानी कि खुशबू, केले में खुशबू का कारण क्या है? केले से एक विशिष्ट प्रकार की महक आती है, एरोमा आता है, तो वो उसका कारण पूछा गया है। दोस्तों केले में खुशबू के 3 अलग अलग कारण होते हैं, तीनों आपकी एग्जाम में पूछे गए, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एरोमा इन बनाना, केले की बात करें, कच्चा केला है, अनराइप बनाना है, तो कच्चे केले में खुशबू का कारण है हेक्सेनल। तो अनराइप या कच्चा केला है तो हेक्सेनल, अगर पका हुआ केला है, राइप बनाना है, तो यूजिनल की वजह से खुशबू आती है, और अगर ओवर राइप बनाना है या बहुत ज्यादा पका हुआ अगर केला है तो उसमें आइसोपेंटेनल की वजह से खुशबू आती है। तो यहां पर बनाना यानी कि केले के अंदर खुशबू की हम बात करें, एरोमा की बात करें, तो कच्चे केले में हेक्सेनल, पके हुए में यूजिनल, और अधिक पके हुए में या ओवर राइप के अंदर जो होता है वो आइसोपेंटेनल की वजह से खुशबू आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पैथोजन ऑफ द कैंकर डिसीज। सबसे पहले हम बात करें, कैंकर एक बीमारी है, इसका रोगजनक क्या है? ये बीमारी किस वजह से होती है? दोस्तों कैंकर जो बीमारी है वो सिट्रस यानी कि नींबू वर्गीय फलों की मुख्य बीमारी है, और सिट्रस के अंदर भी जो एसिड लाइम, जो कागजी नींबू होता है, उस कागजी नींबू की मुख्य बीमारी है कैंकर। और कैंकर का जो रोगजनक है दोस्तों वो बैक्टीरिया होता है,
और कैंकर का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज़ैंथोमोनास सिट्री जो है वो बैक्टीरिया का नाम है। ये बीमारी नींबू वर्गीय फलों की, खास करके कागजी नींबु या एसिड लाइम के अंदर ये बीमारी मुख्य रूप से लगती है। और इस बीमारी को फैलाने के लिए लीफ माइनर जिम्मेदार होता है। कौन? लीफ माइनर या पर्ण सुरंग जो कीट होता है, वो कीट इस बीमारी का वेक्टर है, इस बैक्टीरिया को फैलाने का काम करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, कैंकर बीमारी नींबू वर्गीय में लगती है, खास करके कागजी नींबू में। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? ज़ैंथोमोनास सिट्रस। और हम बात करें कि ये इसका वेक्टर कौन है, इस बीमारी को कौन फैलाता है? तो लीफ माइनर जो पर्ण सुरंग होता है वो इस बीमारी को फैलाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुअर मैन्स वेजिटेबल, गरीब लोगों का दोस्त, गरीब लोगों की सब्जी किसे कहा गया है? गरीबों का भोजन किसे कहा गया है? दोस्तों सब्जियों में हम बात करें, वेजिटेबल की बात करें तो जो आलू होता है, पोटैटो, उसको गरीबों का दोस्त या गरीब लोगों का भोजन कहा गया है। तो आलू जो होता है, जो दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी है, और आलू जो है दोस्तों वो दुनिया में चौथे नंबर की सबसे अधिक खाए जाने वाली खाद्यान्न फसल है। तो चौथे नंबर पे सबसे अधिक क्या खाया जाता है? पोटैटो, आलू। और आलू को ही हम लोग सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल भी कहते हैं, और इसको गरीबों की सब्जी या गरीबों का दोस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किंग ऑफ एरिड फ्रूट, एरिड फ्रूट का, यानी एरिड मतलब होता है शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? दोस्तों शुष्क फलों का राजा, किंग ऑफ एरिड फ्रूट याद करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए फलों का राजा किसे कहते हैं। तो सामान्य हमारा क्वेश्चन है किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा कौन है? आम, मैंगो। तो आम को फलों का राजा कहते हैं। लेकिन शुष्क फलों का राजा, एरिड फ्रूट की हम बात करें तो जो बेर है दोस्तों, उस बेर को एरिड फ्रूट या शुष्क फलों का राजा कहा गया है। जबकि हम बात करें सेमफल या एप्पल की तो उसको बोलेंगे किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, यानी कि शीतोष्ण फलों का राजा कौन होता है? तो सेमफल होता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, फलों का राजा आम, शुष्क फलों का राजा बेर, और शीतोष्ण फलों का राजा सेमफल होता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपकी पीएटी के एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रेकर स्टेज ऑफ द टोमेटो, टमाटर के अंदर ब्रेकर अवस्था क्या होती है? ब्रेकर स्टेज का मतलब क्या होता है? दोस्तों जब टमाटर के फल में लाइकोपिन बनने की शुरुआत हो जाती है, किसकी? लाइकोपिन बनने की शुरुआत टमाटर में हो जाती है। और जब टमाटर के फल में 10% लाइकोपिन बन जाता है, तो 10% लाइकोपिन बनने वाली अवस्था को हम लोग ब्रेकर स्टेज कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ब्रेकर स्टेज टमाटर की वह अवस्था है जिसमें 10% लाइकोपिन का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फैमिली ऑफ द लेट्यूस एंड आर्टिचोक, ये कुछ सब्जियां हैं। जनरली ये सब्जियां प्रचलन में होती नहीं है, या आम आदमी इसको खा नहीं पाता, तो उनको पता भी नहीं होता, लेकिन ये वेजिटेबल है। लेट्यूस जिसको आप सलाद भी कहते हैं, और आर्टिचोक, ये दो कौन से परिवार की सब्जी है? दोस्तों लेट्यूस और आर्टिचोक जो होता है ये कंपोजिटी परिवार की सब्जी। और यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंपोजिटी परिवार जो कि सभी परिवार में सबसे बड़ा परिवार होता है, बिगेस्ट फैमिली होती है कंपोजिटी। कंपोजिटी परिवार का एक और नाम है एस्टेरेसी। तो कंपोजिटी का एक और नाम क्या है? एस्टेरेसी। और उसी परिवार की सब्जी है कौन सी? लेट्यूस और आर्टिचोक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, ओरिजिन सेंटर ऑफ द चिली, मिर्ची का उत्पत्ति स्थान, या मिर्ची का उत्पत्ति कौन से देश में हुई है? दोस्तों यहां पर चिली यानी मिर्ची की हम बात करें, मिर्ची का उत्पत्ति स्थान जो है वो मेक्सिको माना जाता है। और आपकी एग्जाम में सब्जियों और फलों का उत्पत्ति स्थान कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर मिर्ची या चिली के ओरिजिन की हम बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो मेक्सिको को मिर्ची का उत्पत्ति स्थान माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रोमोसोम नंबर इन ओनियन, ओनियन यानी कि प्याज, और प्याज में क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? दोस्तों प्याज के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 16 यानी कि 16 होती है। तो यहाँ पर प्याज के क्रोमोसोम आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, 2n = 16 यानी कि 16 क्रोमोसोम प्याज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, C4 वेजिटेबल, C4 ग्रुप की सब्जियों के नाम। बहुत सारी हमारी जो सब्जियां हैं वो सब C3 ग्रुप में आती है। C4 ग्रुप की सब्जियां बहुत ही कम है, जहां पर सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको याद करना है। C4 ग्रुप में जो सब्जियां आती है, एक का नाम है अमेरंथस यानी कि चौलाई। तो जो अमेरंथस है जो कि एक वीड यानी खरपतवार भी है, तो अमेरंथस C4 ग्रुप की सब्जी है। और साथ में ग्लोब आर्टिचोक, तो ग्लोब आर्टिचोक और अमेरंथस जिसको चौलाई कहते हैं, ये C4 ग्रुप की सब्जियां कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, TPS सीड रेट इन पोटैटो, ये आलू के लिए क्वेश्चन है। TPS यानी कि ट्रू पोटैटो सीड
या सत्य आलू बीज। तो टीपीएस का संबंध कैसे है? पोटैटो यानी कि आलू से, और आलू की टीपीएस यानी कि ट्रू पोटैटो सीड की जो सीड रेट दोस्तों वो कितनी होती है? 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम जो सीड होता है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो टीपीएस की जो सीड रेट होती है वो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाइकोपिन फॉर्मेशन टेम्परेचर इन टोमेटो। देखिए लाइकोपिन जिसकी वजह से टमाटर का लाल रंग दिखाई देता है। आपकी पीएटी की एग्जाम यही क्वेश्चन आया हुआ है कि द रेड कलर ऑफ द टोमेटो इज ड्यू टू विच पिगमेंट। टमाटर का लाल रंग कौन से वर्णक के कारण होता है? दोस्तों टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। और किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पे टमाटर में लाइकोपिन सबसे अच्छा बनता है? तो लाइकोपिन के बनने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो लाइकोपिन बनने का तापमान, उपयुक्त तापमान है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेटेरोस्टाइली फ्लावर आर कॉमन इन विच वेजिटेबल। कौन सी सब्जी है जिसके फूलों में हेटेरोस्टाइली पाई जाती है? हेटेरोस्टाइली को विषम रूपता कहते हैं। तो विषम रूपता वाले पुष्प कौन सी सब्जी में होते हैं? दोस्तों हेटेरोस्टाइली वाली जो वेजिटेबल है उसका नाम है ब्रिंजल यानी कि बैंगन। और बैंगन के जो फूल होते हैं वो स्टाइल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। तो वर्तिका की लंबाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टाइल इन ब्रिंजल फ्लावर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फ्लावर। वर्तिका की लंबाई के आधार पर बैंगन के फूल 4 प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे बैंगन के फूल में हेटेरोस्टाइली पाई जाती है और इसके आधार पर बैंगन के फूल 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्का अबीर एंड सिंदूर वेराइटीज आर दी। एक किस्मों के नाम लिखे हुए हैं, अर्का अबीर और सिंदूर। ये वैरायटियां कौन सी सब्जी की हैं? ये कौन से पौधे की है? दोस्तों अर्का अबीर और सिंदूर जो वो चिली यानी कि मिर्ची की वैरायटियां हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चिली और मिर्ची में जो वैरायटी है इसमें अर्का जो अबीर वैरायटी है ये कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए या रंग प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वैरायटी है। तो अर्का अबीर और सिंदूर जो है वो मिर्ची की किस्में हैं। फिर हम बात करेंगे स्पाइनलेस वैरायटी ऑफ दी ओकरा, भिंडी की स्पाइनलेस कांटे रहित किस्म। दोस्तों सबसे फेमस जो वैरायटी है भिंडी की जिसमें कांटे नहीं होते, स्पाइनलेस मतलब बिना कांटे वाली वैरायटी भिंडी की, उसका नाम है पूसा सावनी। तो आपको ध्यान रखना कि पूसा सावनी जो भिंडी की वैरायटी है, ओकरा की वैरायटी है, उसकी विशेषता यह है कि वो स्पाइनलेस वैरायटी होती है, बिना कांटे वाली वैरायटी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेड एंड कर्ड आर द एडेबल पार्ट ऑफ, यानी कि हेड और कर्ड कौन सी सब्जी के खाए जाने वाले भाग हैं? दोस्तों पत्ता गोभी, केबेज में जो हम लोग खाते हैं, जो एडेबल पार्ट ऑफ द केबेज वो हेड कहलाता है। और एडेबल पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, फूल गोभी और ब्रोकली नाम की जो सब्जी होती है उसका जो खाया जाने वाला भाग होता है उसको हम लोग कर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेड एंड कर्ड आर द एडेबल पार्ट ऑफ द केबेज एंड कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। तो हेड जो है वो केबेज यानी कि पत्ता गोभी में खाया जाता है और फूल गोभी और ब्रोकली के अंदर कर्ड को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाटिक एंड यूरोपियन वेराइटीज आर पॉपुलर इन, यानी कि वो कौन सी सब्जियां हैं जिसके अंदर एशियाई और यूरोपियन किस्में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? दोस्तों गाजर यानी कि कैरेट की हम बात करें या रेडिश यानी कि मूली की हम बात करें, तो गाजर और मूली यानी कि कैरेट और रेडिश के अंदर एशियाई और यूरोपियन किस्में सबसे अधिक प्रचलित है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा कि एशियाटिक वैरायटी और यूरोपियन वैरायटी कहाँ पर, कौन सी वेजिटेबल में चलती है? हम बोलेंगे गाजर के अंदर और मूली के अंदर पाई जाती है। दोस्तों इस प्रकार से ये हॉर्टिकल्चर की एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही हॉर्टिकल्चर के और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्रॉस पॉलिनेशन इन कोल क्रॉप। देखिए कोल क्रॉप जो होती है दोस्तों, कोल क्रॉप को हम लोग गोभी वर्गीय सब्जियां कहते हैं जिसके अंदर कैबेज यानी कि पत्ता गोभी आती है और कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी आती है। तो जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं इनको हम लोग कोल क्रॉप कहते हैं। और इन कोल क्रॉप के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जो पर परागण होता है उसका कारण क्या है? दोस्तों आपको ध्यान रखना कि गोभी वर्गीय सब्जियों में जो पर परागण होता है वो प्रोटोएंड्री कंडीशन की वजह से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोल क्रॉप में परागण की अगर बात करें तो कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है। गोभी वर्गीय में पर परागण है और पर परागण का कारण क्या है? प्रोटोएंड्री कंडीशन की वजह से या पूर्वता की वजह से इनमें पर परागण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नंबर 1 कट फ्लावर
फूलों को जब हम लोग कट फ्लावर के लिए इस्तेमाल में करते हैं तो सबसे ज़्यादा कट फ्लावर के लिए प्रचलित पुष्प का नाम या वो कौन सा पुष्प है जिसका कट फ्लावर के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, गुलाब को नंबर 1 कट फ्लावर कहते हैं या कट फ्लावर के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल रोज या गुलाब का होता है। तो यहां पर नंबर 1 कट फ्लावर का नाम रोज यानी कि गुलाब होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन, सबसे बड़ा औपचारिक उद्यान कौन सा है? दोस्तों, मैसूर के अंदर जो गार्डन है वृंदावन गार्डन, तो वृंदावन गार्डन कहां पर है? मैसूर में है। और मैसूर का जो वृंदावन गार्डन दोस्तों वो सबसे बड़ा औपचारिक उद्यान कहलाता है। तो सबसे बड़ा औपचारिक जो है उद्यान वो कौन सा है या बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन का नाम बताइए? तो हम बोलेंगे मैसूर का जो वृंदावन गार्डन है वो सबसे बड़ा उद्यान कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बारादरी इज ए फीचर ऑफ विच गार्डन? बारादरी नाम की जो विशेषता है, बारादरी 12 दरवाजों वाला एक चबूतरा, ऐसा कौन से गार्डन में देखा जाता है या बारादरी कौन से गार्डन की विशेषता है? हम कहेंगे जो मुगल गार्डन होता है उस मुगल गार्डन की विशेषता होती है बारादरी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुगल गार्डन के अंदर सेंटर में एक ऐसी बिल्डिंग बनी होती है जिसमें 12 दरवाजे होते हैं जिसको बारादरी कहते हैं। तो बारादरी जो होता है ये मुगल गार्डन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल फ्लावर ऑफ द जापान यानी कि जापान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों, क्राइजेंथेमम यानी कि जो गुलदाउदी होता है उस क्राइजेंथेमम को गुलदाउदी को जापान का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। और यहां पर अगर क्वेश्चन है कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प वो क्या है? तो कमल या जो लोटस है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो आपको यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प लोटस या कमल याद करना है। और जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो क्राइजेंथेमम या गुलदाउदी को जापान का राष्ट्रीय पुष्प कहते हैं। फिर हम बात करेंगे जैस्मिन सैम्बेक इज द बोटनिकल नेम ऑफ, ये जैस्मिन सैम्बेक किसका वानस्पतिक नाम है? दोस्तों, बेला जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है उस बेला का वानस्पतिक नाम है जैस्मिनम सैम्बेक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यहां पर दोस्तों इसका जो नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये किसका वानस्पतिक नाम है? दोस्तों, पलास का नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और इसी पलास को हम लोग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की आग भी कहते हैं। तो पलास का वनस्पतिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कदम ट्री इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो कदम का पेड़ होता है वो कौन से भगवान से संबंधित है? आध्यात्म की दृष्टि से कदम के पेड़ की पूजा कौन से भगवान के लिए की जाती है? दोस्तों, लॉर्ड कृष्णा या भगवान कृष्ण के लिए कदम का जो पेड़ है वो माना जाता है। तो कदम के पेड़ की पूजा भगवान कृष्ण के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेड लविंग एन्युअल प्लांट, ऐसे वार्षिक पुष्पीय पौधे जो छांव में उगाए जा सकते हैं। शेड लविंग प्लांट जिनको हम छांव में आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों, साल्विनिया और सिनेरेरिया ये दो ऐसे प्लांट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, साल्विनिया और सिनेरेरिया ये दो ऐसे पुष्पीय पौधे हैं, वार्षिक पुष्पीय पौधे जिनको छांव में छायादार स्थान पे हम लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा अदर नेम ऑफ द स्नेप ड्रैगन, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधा है। और स्नेप ड्रैगन का एक और नाम क्या है? ये आपकी पीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ है। स्नेप ड्रैगन को हम लोग एंटीरिनम भी कहते हैं, स्नेप ड्रैगन को एंटीरिनम भी कहा गया है, इसी को डॉग फ्लावर भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्नेप ड्रैगन को एंटीरिनम भी कहते हैं और डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ये आपकी पीईटी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्विकेस्ट मेथड फॉर लॉन प्लांटिंग, लॉन जिसको हरियाली कहते हैं हम लोग, हरियाली जिसको हार्ट ऑफ द गार्डन या बगीचे का हृदय भी कहा जाता है। तो उस लॉन को लगाने की सबसे फास्ट विधि, कम समय में लॉन तैयार करने की विधि का नाम क्या है? दोस्तों, कम समय में फास्ट या तीव्र विधि से लॉन लगा सकते हैं टर्फिंग मेथड से। तो टर्फिंग जो मेथड होती है उसको फास्टेस्ट या क्विकेस्ट मेथड ऑफ द लॉन प्लांटिंग या लॉन लगाने की सबसे तीव्र विधि का नाम है टर्फिंग विधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वो है ला फ्रांस इज द वैरायटी ऑफ, ये ला फ्रांस जो वैरायटी है ये कौन से पौधे की वैरायटी है? दोस्तों, गुलाब जो है उसकी वैरायटी का नाम है ला फ्रांस। तो ला फ्रांस वैरायटी किसकी है? रोज या गुलाब की वैरायटी है। और अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी वैरायटी, फूलों की एक वैरायटी महात्मा गांधी, ये कौन से पुष्प में आती है? दोस्तों, महात्मा गांधी हो या फिर कस्तूरबा गांधी हो, ये जो वैरायटियां हैं ये क्राइजेंथेमम या गुलदाउदी की वैरायटियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी वैरायटी या फिर कस्तूरबा गांधी वैरायटी कौन से पौधे के लिए है? तो क्राइजेंथेमम या गुलदाउदी के लिए है। फिर हमारा क्वेश्चन है बुल हेड
एंड बेंट नेक डिसऑर्डर। फूलों की एक समस्या है जिसका नाम है बुल हेड, और एक और समस्या है बेंट नेक। और ये समस्या कौन से पुष्प की है दोस्तों? ये दोनों व्याधियां, दोनों डिसऑर्डर जो है वो रोज यानी कि गुलाब के हैं। तो गुलाब की समस्या है ये बुल हेड और बेंट नेक। फिर क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द CFTRI। CFTRI का स्थापना वर्ष क्या है? पहले हम पढ़ेंगे CFTRI का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर में स्थित है दोस्तों, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? मैसूर में स्थित है, और स्थापना 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द राइप मैंगो। राइप मैंगो, पके हुए आम का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, घनत्व कितना होता है? पका हुआ आम जनरली हम देखते हैं पानी में डूब जाता है। आम पका हुआ है या कच्चा है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो हम आम को पानी में डुबा करके देखते हैं। अगर वो कच्चा होगा तो वो पानी में तैरेगा, और अगर वो डूब जाएगा यानी कि वो पका हुआ है, तो पका हुआ आम पानी में डूब जाता है। कारण क्या है? उसके रस का जो गुरुत्व होता है, ग्रेविटी होती है, वो 1.01 हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पके हुए आम राइप मैंगो की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.01 के आसपास हो जाती है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डी ग्रीनिंग केमिकल। यहां पर डी ग्रीनिंग केमिकल की हम बात करें तो डी ग्रीनिंग केमिकल का मतलब क्या होता है? दोस्तों कुछ फल हैं जिनको पकाने के लिए हरे रंग को गायब कर दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें बनाना यानी कि केले की हम बात करें, मैंगो की हम बात करेंगे, पपाया की हम बात करें, या फिर सिट्रस नींबू वर्गीय फलों में, तो इनमें पीला रंग लाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड की वजह से यह फल जो है इनका हरा रंग गायब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डी ग्रीनिंग का मतलब होता है हरे रंग को गायब करना और पीला रंग लाना यानी कि फलों को पकाना। और केमिकल की हम बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, TSS ऑफ दी जेली यानी कि जेली का TSS कितना होता है? दोस्तों जेली का जो TSS है वो 65 यानी कि 65 होता है। और यहां पर अगर जेली की बजाय जेम का TSS पूछा जाता, जो कि दोनों ही PAT के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, तो जेली का TSS 65 होता है, जबकि जेम का जो TSS होता है वो 68 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्मलेड इज ए प्रोडक्ट ऑफ। मार्मलेड जो होता है ये काई से तैयार किया जाता है? दोस्तों नींबू वर्गीय जो फल है, सिट्रस ग्रुप के जो फ्रूट है, उनके पल्प और उनके पेरिकार्प यानी कि छिलका और गुदा, उन दोनों को मिलाकर के मार्मलेड तैयार किया जाता है। स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है ये। तो मार्मलेड एक उत्पाद है जो कि नींबू वर्गीय फलों के छिलके एवं गुदे से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेसिंग टेम्परेचर फॉर द एसिडिक फ्रूट। जो अम्लीय फल है उनके संसाधन का तापमान कितना होता है? पहली चीज तो है कि फल जो होते हैं, अधिकांश फल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो हम बोलेंगे फल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सब्जियां जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो फ्रूट्स आर एसिडिक इन द नेचर एंड वेजिटेबल्स आर बेसिक इन द नेचर। अब यहाँ पूछा है कि अम्लीय जो फल हैं उनका संसाधन ताप कितना होता है? दोस्तों फलों की हम बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो फलों का संसाधन ताप होता है। जबकि सब्जियों की हम बात करें तो 240 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो सब्जियों का संसाधन ताप होता है। तो यहाँ पर फ्रूट की हम बात करेंगे तो फ्रूट का प्रोसेसिंग का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और वेजिटेबल की हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो होता लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें तो वो सब्जियों के लिए होना है। तो आपको ध्यान रखना है कि फल एवं सब्जियों का जो संसाधन का तापमान है वो सेंटीग्रेड में भी याद होना चाहिए और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी याद होना चाहिए। फलों में सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सब्जियों की बात करें सेंटीग्रेड में तो 110 डिग्री, फ़ारेनहाइट की बात करेंगे फलों के लिए तापमान हो जाएगा 212 डिग्री और सब्जियों के लिए 240 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइ पिलिंग केमिकल। लाइ पिलिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी क्षारीय घोल से फलों का छिलका निकाला जाता है, रिमूवल ऑफ द पील फ्रॉम द बेसिक सॉल्यूशन। तो क्षारीय घोल से फलों का छिलका निकालना लाइ पिलिंग कहलाता है। और लाइ पिलिंग का जो केमिकल दोस्तों वो NaOH, ठीक है। तो NaOH जो है 2% उसका इस्तेमाल करते हैं फलों का छिलका निकालने के लिए। तो NaOH जो है वो लाइ पिलिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, TSS ऑफ दी सॉस। टोमेटो सॉस, टमाटर के सॉस का TSS कितना होता है? यहां पर TSS को टोटल सोल्यूबल सॉलिड या ब्रिक्स रेटिंग भी हम कहते हैं। और दोस्तों टमाटर के सॉस का TSS जो 30 यानी कि 30 होता है।
यहाँ पर यदि क्वेश्चन होता है कि टमाटर के केचप का TSS कितना होता है, तो टोमेटो का जो केचप है उसका TSS 28 होता है, 28 होता है। तो केचप का TSS 28 होता है, जबकि टमाटर के सॉस का TSS 30 यानी कि 30 होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेलोमीटर इज यूज्ड फॉर। सेलोमीटर का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? नमक के घोल की सांद्रता, द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन, नमक के घोल की सांद्रता को सेलोमीटर से ज्ञात किया जाता है। जिस प्रकार से शक्कर के घोल की सांद्रता, शक्कर के घोल का TSS रिफ्रैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार से नमक का अगर घोल है तो नमक के घोल को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, और ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि नमक का घोल, और नमक के घोल का जो गाढ़ापन है, सांद्रता है, वो सेलोमीटर से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ द पोटैटो, आलू का भंडारण का तापमान कितना है? दोस्तों आलू का स्टोरेज के दौरान कितना तापमान रखा जाए? लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो पोटैटो के स्टोरेज का टेम्परेचर होता है। यहाँ अगर हम बात करें ओनियन की, प्याज का भंडारण का तापमान कितना होता है, तो ओनियन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्याज की अगर बात करेंगे तो 0 से 1 डिग्री, जबकि आलू की बात करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसके भंडारण का तापमान रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंट्रोल ऑफ द स्प्राउटिंग इन ओनियन, प्याज में स्प्राउटिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है भंडारण के दौरान। तो ड्यूरिंग द स्टोरेज या भंडारण के दौरान प्याज में स्प्राउटिंग को रोकने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों उसका नाम है MH यानी कि मैलिक हाइड्राजाइड। तो यहां पर प्याज में स्प्राउटिंग को रोकने वाला केमिकल कौन सा है? MH या मैलिक हाइड्राजाइड है। दोस्तों इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे क्वेश्चन हुए हैं जो हॉर्टिकल्चर के हैं और आपकी PAT के एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा अगला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर एग्रीकल्चर 2 के अंदर हम लोग जो फील्ड क्रॉप होती है हमारी, अलग अलग जो फसलें हैं उनके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए हुए हैं, तो AG2 का जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। उस